बेटा पहला सवाल है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम जो है वो 210 है और 42 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर 42 और जो 15 है इसका एचसीएफ डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पहली और दूसरी संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 42 और दूसरी संख्या है हमारे पास 15 और एलसीएम और एचसीएफ भी दिया गया है, यानी एलसीएम दिया गया और एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हम एक सूत्र का यूज़ करेंगे। सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आइए इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं बेटा, पहली संख्या 42 है, दूसरी संख्या जो है वो 15 है, एलसीएम हमारे पास 210 है और एचसीएफ हमें निकालना है बेटा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस फॉर्मूले में हम पहली संख्या रख देंगे, दूसरी संख्या रख देंगे, एलसीएम रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो पहली संख्या 42 है, दूसरी संख्या 15 है, बीच में गुणा है तो गुणे का चिन्ह लगा दिया और एलसीएम हमारे पास दिया है 210 और एचसीएफ निकालना है हमें। तो आपको पता है कि जिसका मान हमें निकालना है या जिसको हमें निकालना है उसको हम अकेला कर देते हैं, यानी एचसीएफ को हम बिल्कुल अकेला करेंगे। तो एचसीएफ के साथ अभी 210 है तो इस 210 को यहाँ से हटाएंगे और ये गुणे में आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी साइड ये जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बराबर के अब एक साइड से दूसरी साइड कोई संख्या को लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह जो है वो चेंज होता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में होगी वो संख्या, गुणे में है तो भाग में है तो गुणे में हो जाएगी वो। आप कोई भी साइड से लेके जाएंगे वो चेंज होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तब भी चेंज होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तब भी वो चेंज होगा साइन। यहाँ पर 210 जो है वो गुणे में है, इस साइड आके भाग में हो जाएगा। हम इसका जो ऊपर वाले जो संख्या है इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे हमारे पास आएगा 630 और ये नीचे पे आ जाएगा इसका बेटा। अब यहाँ पर जो 0 है उसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 63/21। 63/21 बेटा आपका 7 का टेबल में आता है। तो 7 3 जा 21 और 7 9 जा 63 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास जो है वो 9/3 आया। अब 9/3 को हम सॉल्व करेंगे, 3 के टेबल में ये दोनों ही आते हैं। तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो हमारे पास आ गया 3/1। तो ये 1 से हम डिवाइड करेंगे 3 में तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से एचसीएफ जो है, जो मासा है वो हमारा 3 आ जाएगा बेटा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं बेटा, ये वाला करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो सवाल है बेटा, ये सारे सवालों को आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। और ये जो पेपर है आपका प्री बोर्ड आपका जो हुआ है गणित का क्लास 10th में, तो उसका ये पेपर है। और पेपर आप देख लीजिए यहाँ पर, ये 822 है और कैपिटल BAJ। आपको पता है कि आपका क्लास 10th में जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और आपको समय जो मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं बेटा। तो जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी स्टूडेंट्स को जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसे पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो निर्देश दिए गए हैं आप लोग उसको एक बार रीड कर लीजिएगा बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे निर्देशों को अच्छे से रीड कर लीजिए। बाकी इसके निर्देशों के बारे में आपको जानकारी भी होगी, यहाँ से देख लीजिए। ये सारे निर्देश हैं। आप आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर उसके बाद सवाल को करना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये सारे निर्देश हैं। तो आइए बेटा हम नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है बेटा वो ये है कि संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो इसका जो फैक्टर हम निकाल लेंगे बेटा। इसका सल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 240 है। एलसीएम आपको निकालना आता है बेटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 0 आ जाएगा।
फिर उसके बाद हम इसका मतलब भाग कर रहे हैं एक तरह से, तो 2 का हम 12 में भाग करेंगे, 2 छंग 12 होता है तो 0 उतर जाएगा। फिर 2 तिहाई 6 होता है, तो यहाँ पर 3 बार में ये कैंसिल हुआ तो 3 आ गया। अब इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट भाग करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ वाला देखिए बेटा, अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ से जो 0 है इसको नीचे उतार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में जो 10 है वो 5 टाइम्स में आता है, 2 5 जा 10, तो यहाँ से 10 करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो भागफल होगा वो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे 30 के नीचे लिख देंगे 15, और 5 के टेबल में 3 टाइम में आता है 15, 5 तिहाई 15 तो 3 आ गए यहाँ पर, और 3 एकम 3 बेटा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो इसका फैक्टर आया है वो उसको लिख देंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसको लिख देंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है बेटा, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 2 है वो 4 टाइम्स आया है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब होता है ये 4 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई है। तो अभी यहाँ पर 4 है तो हमने 2 की पावर 4 लिख दी और 3 गुणे 5 लिख दिया। यही इसका बेटा अभाज्य गुणनखंडन है। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो ऑप्शन बी पर सही है, देख पा रहे हैं आप। ऑप्शन बी जो है बेटा ये करेक्ट है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बेटा वो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 तथा -4x - 6y इज इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। आप इसको सबसे पहले जो 10 को अंदर ले आएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब समीकरण 1 से हम ABC का मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 से भी ABC का मान निकाल लेंगे, फिर उसका अनुपात हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो आइए इसको जो इसका सॉल्यूशन है उसको देखते हैं बेटा। इसको हम लोगों ने समीकरण 1 माना है और दूसरे वाले को हमने समीकरण 2 माना है। ये 10 बेटा इक्वल के राइट हैंड साइड पे था, इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर में फिर 0 बचेगा वहाँ पर। तो यहाँ से हम ABC का मान निकालेंगे तो ये A है, ये B है और ये वाला C है। इसी तरीके से बेटा नीचे वाला भी ये A है, ये वाला B है और ये C है। अब हम देखेंगे कि ये समीकरण 1 का है तो हम इसको हम 1 नाम देंगे, 1 नाम देंगे, यानी A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया। इसी तरीके से जो ABC का मान 2 में आया तो उसमें सब में 2 आ जाएगा, यानी A2, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है बेटा। याद रखिएगा जब हम मान लेते हैं तो हमेशा साइन के साथ लेते हैं, यानी जो चिन्ह लगा उसके साथ लेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा माइनस का लगा है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 पूरा लेंगे, यहाँ पर माइनस का 6 पूरा लेंगे और माइनस का 10 बेटा पूरा लेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर A, B और C का मान हमने पहले समीकरण से लिया है और ये नीचे वाला समीकरण 2 से लिया है। ये समीकरण 1 से है बेटा तो यहाँ पर 1 1 है और ये समीकरण 2 से, इसलिए यहाँ पर 2 2 है। अब इनका हम अनुपात निकाल लेंगे तो इनका अनुपात हम इस तरीके से यहीं से कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर इस तरीके से लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो ये अनुपात में आ गया, यानी A1/A2। तो यहाँ पर 2/4 इस तरीके से आ गया बेटा और यहाँ पर 3/6 आ गया, यहाँ पर 5/10 आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर A1/A2, A1 का मान 2 था और A2 का मान -4 था। इसी तरीके से सारे हमने मान रख दिए हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3 एंड 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास सभी में आप देख पा रहे हैं 1/2 आ रहा है और सभी में माइनस में था तो ये भी माइनस में सभी आ रहा है। तो कभी भी ये आप देख पा रहे हैं ये जो मान है ये तीनों ही क्या है, बराबर हैं, यानी A1/A2 का मान जो है और B1/B2 का मान जो है वो C1/C2 का जो मान है ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं तीनों का मान -1/2 आया है। तो बेटा जब तीनों के मान बराबर आए
तब वह अपरिमित रूप से उसके जो हल होते हैं वो अनेक होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका सी वाला है जो करेक्ट हो जाएगा बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्य क्या होते हैं बेटा, अल्फा बीटा होते हैं। यहाँ पर गुणनफल पूछा है तो हम इसको गुणे में करके लिखेंगे। तो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का वो होता है C/A, यानी C का मान हम निकाल लेंगे, A का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे बेटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास A का मान है वो 6 है, B का मान हमारे पास -7 है और C का मान है 5। तो C का मान हमारे पास 5 आया तो ऊपर 5 लिख देंगे और A हमारे पास ये 6 आया है तो नीचे पे हम 6 लिख देंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 5/6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला है आप बेटा देख पा रहे हैं, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/6। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप ABC का मान लेंगे तो साइन का साथ लेंगे। तो यहाँ पर A जो है वो 6 है यानी प्लस का 6 है, यहाँ पर देखिए जो B है वो -7 है और C तो प्लस में है ही है बेटा। तो जब भी आप जब भी मतलब ABC का मान लेंगे तो उस चिन्ह के साथ लेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है बेटा वो ये है, बेटा हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, यदि tan θ = √3 हो तो थीटा का क्या मान होगा। तो जो √3 यहाँ पे लिखा है बेटा, ये 10 में 60 की वैल्यू होती है, तो हम इसके जगह पे tan 60 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दिया है कि tan θ बराबर, और इस साइड को हम लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। तो इस साइड पे हम लिख देंगे tan 60। tan और tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड बचेगा थीटा और दूसरे साइड बचेगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा थीटा का वो होगा 60 डिग्री। ऑप्शन जो बी वाला है बेटा यहाँ पर सही है। इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि जब आप दूसरे साइड का मान देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप 10 में ही देखेंगे, जो भी इस साइड लिखा होगा उसी में ही देखेंगे कि दूसरा वाला जो दूसरे साइड पे जो लिखा गया है वो कितने डिग्री का मान होता है, और उसी में ही आप देखेंगे। 10 का लिखा है तो 10 में ही देखेंगे कि 10 में जो √3 है वो कितने का मान होता है। अगर यहाँ पर 10 की जगह लिखा होता है cos, मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता है cos θ बराबर 1/√2, तो आप ये चीज़ देखते हैं कि जो cos है, cos में 1/√2 जो है वो किसका मान होता है। आप ना ही साइन में देखते ना ही 10 में देखते, जो साइड लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे उसी को ही आप देखेंगे कि उसमें जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो फिर उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1/√2 जो है वो cos में अगर देखें तो वो cos 45 डिग्री का मान होता है। तो इस साइड आ जाएगा cos θ और दूसरे साइड आ जाएगा cos 45 डिग्री। अब यहाँ से cos और cos जो है बेटा कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा का मान बेटा निकाला जाता है। तो बेटा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, यदि एक बिंदु A से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो एंगल POA का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए बेटा बोला जा रहा है कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो यहाँ पर एक वृत्त बना लीजिए जिसका जो केंद्र है बेटा वो O है, और इन्होंने बोला है कि एक बिंदु A से, तो यहाँ पर एक A बिंदु बना लीजिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसी वृत्त पर जो ये वृत्त बना, वृत्त पर AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक A बिंदु से O केंद्र वाले वृत्त पर AP और AQ स्पर्श रेखाएं, यानी A बिंदु से स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं हम ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे P और इसका नाम दे देंगे हम Q। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला बन गया AP और नीचे वाला बन गया AQ। तो ये AP और AQ स्पर्श रेखाएं हो गई।
अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो ये जो झुकाव है वो 80 डिग्री का है बेटा। और एंगल हमें निकालना है POA। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे रंग से आपको दिखा देता हूँ, दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर P ऊपर लिखा है बेटा, और फिर उसके बाद O पूछा है, तो O नीचे पर है, और फिर उसके बाद A है, तो A इस साइड पर है। तो इस तरीके से कभी भी जो बीच में लिखा होता है उसका मान हमें निकालना होता है। तो बीच में O है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर जो O है बेटा, यहाँ पर O का मान निकालना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, तो ये जो आकृति बन रही है वो एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। आप देख पा रहे हैं ये एक त्रिभुज की आकृति बनी है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। तो आप लोग जो डायग्राम है उसको तो समझ ही गए हैं कि ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, और A बिंदु से उस पर जो वृत्त है उस पर AP और AQ जो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। तो जो कोण, कितने कोण पर झुकाव है उसका, वो 80 कोण पर उसका झुकाव है। यहाँ से 80 डिग्री का कोण बन जाएगा। हमें निकालना था क्वेश्चन में एंगल POA। तो जहाँ पर जो बीच में लिखा होता है उसी को हम निकालते हैं। तो बीच में लिखा है O, तो यानी इस एंगल को हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक जो आकृति बन रही है वो बन रही है त्रिभुज की। तो बेटा जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो हमें जो कोण है वो A हमें एंगल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल जो A है ये पूरा जो है वो 80 है, लेकिन अगर यहाँ से अर्ध हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40-40 में डिवाइड। तो ऊपर वाला 40 हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, 40 हो गया। तो इस तरीके से हमें A का मान पता चल गया जो कि 40 है। अब हमें O का मान बताना है, तो हमें तीनों कोणों का योग चाहिए। तो यहाँ पर एक कोण हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें एक जो P है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो OP है आप देख पा रहे हैं OP जो है वो PA पे क्या है, लंब है, जिस कारण यहाँ पर जो है वो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो जो P है हमारा बेटा वो P हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास A भी है और P भी है, हम O को आसानी से निकाल लेंगे। तीनों कोणों को जोड़ देंगे और 180 के बराबर लिखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे बेटा एंगल A, फिर एंगल P और एंगल O बराबर 180। अब जो एंगल A में है हमारे पास वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं। एंगल A का जो मान है वो 40 डिग्री है, एंगल P में 90 डिग्री क्योंकि लंब है ये, और इस पर लंब है। OP जो है AP पे लंब है, और एंगल O जो है हमें बताना है बेटा 180, इसके बराबर में लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, फिर उसके बाद 130 आ जाएगा और 130 को साइड भेज देंगे तो ये घट जाएगा 180 से, और 180 से जब घटेगा तो 50 आ जाएगा आपका आंसर। तो एंगल जो POA है वो हमारा आएगा आंसर बेटा 50। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर 50 डिग्री आ जाएगा। इसको बेटा जहाँ पर जो लिखा है एंगल APO, इसको इस तरीके से ना लिखकर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ऊपर जो लिखा है इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पर जब भी आप कोई एंगल लेते हैं तो बीच में वो एंगल आना चाहिए। जैसे अगर आप एंगल A ले रहे हैं तो आप ऊपर से ले सकते हैं, जैसे कि P फिर A फिर O, तो बीच में देखिए आप देख पा रहे हैं बीच में A आ गया। अगर आप ले रहे हैं एंगल P तो बीच में आना चाहिए P, तो A P O ले लिया आपने, तो एंगल देखिए बीच में P आ गया। अगर आप नीचे से लेंगे तब भी आ जाएगा, जैसे कि O P A, देखिए बीच में P आ गया। अगर आप एंगल O की बात कर रहे हैं तो आप ऊपर से लेंगे P O A, बीच में क्या आ गया, O आ गया, या नीचे से ले सकते हैं A O P, तब भी बीच में आएगा। तो आप इस तरीके से लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा गया है P O A, बेटा P A O यहाँ पर O है। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे थे P की, तो P बीच में आना चाहिए, तो देखिए नीचे से ले लिया है O P A, बीच में P आ गया। इसी तरीके से एंगल हम अगर O लेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से लेंगे या ऊपर से ले लीजिए P O A ले लीजिए, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं A O P। तो दोनों का मतलब क्या है, हम एंगल O को निकाल रहे हैं। तो जिस एंगल को मान हम निकाल रहे होंगे उसको बीच में
वो बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, एंगल POA का मान बताइए, यानी एंगल बीच में जो लिखा है यानी O का मान निकालना था, तो हमारा एंगल O का मान निकल गया बेटा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, पूरा इस तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ से मान रखेंगे आप, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे बेटा। तो आपका जो आंसर आया है वो 50 डिग्री है। आइए इसको देख लेते हैं किस ऑप्शन पे ये है। तो बेटा ये ऑप्शन बी है, आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी जो है बेटा वो करेक्ट है। आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, यहाँ पर लिखा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो घटना है वो निश्चित रूप से घटती है, यानी जो किसी भी घटना की घटने की जो श्योरिटी है वो क्या है, वो ये है कि वो घटना जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है निश्चित। तो जब भी आपके पेपर में आ जाए कि कोई घटना है वो निश्चित रूप से घटेगी तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी बेटा। तो ये लैंग्वेज याद रखिएगा, इस तरीके से अगर लिख के आए आपके पेपर में, कोई घटना है वो निश्चित रूप से घटेगी या संभव वो घटना है, संभव करके आ जाए कि वो घटना संभव है, तो वहाँ पर आप जो प्रायिकता लेंगे वो 1 लेंगे। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए असंभव घटना या फिर अनिश्चित करके आ जाए तो वहाँ पर आप जो प्रायिकता लेंगे बेटा 0 लेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब लिखा हो निश्चित रूप से कोई घटना होगी, मतलब जो श्योर इवेंट की बात करे वहाँ पर प्रायिकता जो होगी 1 होगी। जो इम्पॉसिबल इवेंट की बात करे यानी अनिश्चित असंभव कोई घटना के बारे में बात हो रही हो तब वहाँ पर प्रायिकता जो होगी बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रायिकता के जो न्यूनतम मान होता है आपको पता है 0 होता है और जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, इसलिए यहाँ पर निश्चित के रूप की बात की गई यानी श्योर इवेंट की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ऑप्शन डी हमारा 1 है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो प्रश्न है बेटा वो ये है, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर मतलब त्रिज्या दी गई है यहाँ पर आर, और एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा 3πr² होता है। यहाँ पर आर जो है वो त्रिज्या है, तो ऑप्शन जो सी वाला है बेटा वो करेक्ट है। लेकिन अगर इस प्रश्न में ये पूछ लिया जाता कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो आप इसको टिक करते हैं ऑप्शन बी को 2πr²। और अगर क्वेश्चन में प्रश्न में ये पूछ लिया जाता कि एक गोला है उस पूरे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो 4πr² आप लिखते हैं, मतलब 4πr² पर आप टिक करते जो भी ऑप्शन में वो होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी पर है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो वो होता है 3πr²। ऑप्शन सी वाला बेटा यहाँ पर सही है। बेटा नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो मान लीजिए ये एक बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है, इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो पहले बिंदु की जो निर्देशांक है वो है 3,2 और दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक है वो 1,4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये बेटा ये वाली जो दूरी है उसको हमें बतानी है। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो x1 y1 और x2 y2 है उसकी वैल्यू रख देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो पहला निर्देशांक है यहाँ पर देखिए ये x1 है और ये y1 है, दूसरा x2 है और ये y2 है। अब इसको मानने का बहुत इजी तरीका है, आप xy पहले निर्देशांक के ऊपर रख दीजिए और दूसरे के ऊपर xy लिख दीजिए। तो जो पहला होगा उसमें 1 1 लिख दीजिए और दूसरे वाले में 2 2 लिख दीजिए। तो आपका इस तरीके से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं बेटा। तो बेटा आप देख पा रहे हैं ये दो निर्देशांक है जिसमें x1 y1 ये लिखा है
और x2 y2 ये लिखा है, यानी ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, दूसरा वाला x2 और ये y2 की वैल्यू है। अच्छा, इसको मानने का तरीका मैंने पीछे बताया, बहुत ईजी। xy लिख दीजिए और इसमें 1 1 इसमें 2 2 लिख दीजिए। आसानी से आप देखिए यहाँ पर आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास बेटा ये है। इस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू इस तरीके से बेटा, ये आप ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाले फॉर्मूले का, दोनों ही सही है। इसमें x2 माइनस x1 है, इसमें x1 माइनस x2 लिखा है, तो दोनों ही सही है। आप कोई भी फॉर्मूले का यूज़ करिए, सेम आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये आप देख पा रहे हैं, और x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। तो x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 1 लिख दिया यहाँ पर। y1 की वैल्यू बेटा आप देख पा रहे हैं ये 2 है, और y2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो मान है वो 4 है। तो 2 माइनस 4 आ जाएगा इस तरीके से। इसको बेटा घटा देंगे तो 2 आएगा, इसको भी घटा देंगे तो 2 आएगा, लेकिन चिन्ह उसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या को जब हम घटाते हैं तो चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो बड़े कौन सा है बेटा, माइनस का 4 है, तो इसलिए माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 आएगा। माइनस का जब करेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं आपस में तो प्लस का चिन्ह आता है, तो इसलिए प्लस का 4 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। इन दोनों 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। जो 8 है बेटा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2। तो ये 3 टाइम इस तरीके से हम इसको लिख देंगे अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर जिसका पेयर बन जाता है अंडर रूट में वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पेयर बन गए, तो ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो 2 इंटू 2 था ये बाहर आ गया, तो 2 केवल हो गया। एक पेयर बना तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बना है तो 2 बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास, केवल 2। तो ये वाला अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा बेटा। जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया बेटा, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में ही रहा, यानी जो 2 है वो अंडर रूट में ही लिखा जाएगा। तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये दूरी है इसकी। तो आइए इसका जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बेटा वो ये है। तो बेटा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए। कभी भी आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से आ जाए कि कोई द्विघात समीकरण दिया हो और उसका एक मूल दिया हो, तो जो मूल दिया होगा वो x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर x है, x की जगह पर आप 1/2 रखेंगे। अगर यहाँ पर y दिया होता तो y की जगह पर आप 1/2 रखते हैं। तो आपके पास अगर k का मान पूछ रहा है, p का मान, m का मान, किसी का भी मान पूछ रहा हो, और अगर एक मूल दिया है तो वो मूल आप जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसमें रखेंगे, तो आपका जो k का मान है या p का मान है वो आसानी से निकल जाएगा। तो आइए इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर x² लिखा है तो x का मान था 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया बेटा। और ये सभी आपस में गुणे में है तो गुणे में लिखा है, तो यानी 4 गुणे k गुणे x लिखा है तो 4k गुणे, और x का मान हमें 1/2 लेना है तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे, -5 बराबर 0। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब 4k और इंटू 1/2 हो जाएगा। ये अंश है और नीचे वाला क्या है बेटा, हर है, तो ये अंश हर में कैंसिल हो जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बेटा। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा, और माइनस का 5 बेटा इस तरीके से लिख देंगे। हमें जिसका मान निकालना होता है उसको हम अकेला कर देते हैं, यानी हमें k को किसी तरीके से अकेला करना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को हटा देंगे, 1 और 5 को। तो यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस का 5 है, तो ये आपस में घट जाएंगे। चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होती है बेटा, तो इसको पहले घटा दीजिए। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा बेटा, और चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी। तो बड़ा यहाँ पर 1 और 5 में बेटा 5 है, और 5 जो है वो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा बेटा। अब हमें क्या करना है,
के का मान निकालना है तो के को अकेला करना है, तो यहाँ से 4 को हटाएंगे, 4 को दूसरे साइड पे भेज देंगे, तो 4 दूसरे साइड जाएगा तो बेटा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का 4 इस तरीके से लिख देंगे, 2 के बराबर प्लस का 4। अब हमें के का मान निकालना है, तो के के साथ अभी एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि 2 है, 2 घोड़े में है तो दूसरे साइड जाएगी बेटा, भाग में हो जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे और इसका भाग कर देंगे, 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 आएगा बेटा। इस तरीके से आपका के का मान आ जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बेटा आपका फर्स्ट वाला है, ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए 2। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 पूरा इस तरीके से 9 तक लिखा है और उसका मान पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक समांतर श्रेणी है और इसमें क्या लगा है बेटा, बीच में प्लस लगा है यानी योग। तो समांतर श्रेणी के योग हमें पूछा जा रहा है इसमें। तो समांतर श्रेणी के योग के लिए हमारे पास पहला पद होना चाहिए, तो पहला पद हमारे पास क्या है, 1 है, और लास्ट टर्म भी होना चाहिए। तो लास्ट जो टर्म है, लास्ट अंतिम जो पद है वो क्या हमारे पास है, वो 9 है। तो इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, आइए इसका जो सोल्यूशन इसको देख लेते हैं। तो ये एक समांतर श्रेणी है बेटा, और पहला पद आपको पता है कि इसका पहला पद क्या हो जाएगा, 1, लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और पदों की जो पूरी संख्या है वो कितनी है, वो 9 है। क्योंकि अब ध्यान से गिनेंगे तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा, तो इस तरीके से 9 तक पूरा गया। तो पदों की पूरी संख्या कितनी हुई, 9। और हम समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला रख देंगे और उसका आंसर निकल जाएगा। तो योग का फॉर्मूला होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, Sn = n/2 a + l। तो आप देख पा रहे हैं n क्या था, पदों की संख्या। तो हमारे पास पद कितने थे, 9। तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 9/2, और a हमारा पहला पद है तो 1 है वो, और लास्ट टर्म जो है वो 9 है, तो इस तरीके से 9 लिख दिया। यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे, 10 आ जाएगा, और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, और फिर 5 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हमारा बेटा आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी का जो योग है, ये समांतर श्रेणी थी और इस समांतर श्रेणी का ही योग पूछा गया था। देखिए यहाँ पर प्लस लगा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पे 45 आ रहा है। तो जो आंसर है बेटा आपका ये बी वाला करेक्ट है, 45। नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल है, sin थीटा -1 और sec थीटा + tan थीटा का मान बताना है। तो बेटा यहाँ पर हम sec थीटा को ब्रेक कर देंगे 1/cos में, और tan थीटा जो है उसको sin/cos में तोड़ लेंगे, इसका सोल्यूशन हो जाएगा आसानी से। तो आइए इसका जो सोल्यूशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए sin थीटा, ये तो सवाल ही पूरा दिया गया है, बाकी यहाँ से सोल्यूशन है। sin थीटा -1 लिखेंगे, यहाँ पर sec को आपको पता है sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो इसके जगह पे हमने ये लिख दिया है। और tan थीटा के बराबर में आपको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पर बेटा प्लस है तो इसको प्लस कर देंगे। आप चाहे तो इसको एलसीएम से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको, या फिर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी हर जो है वो समान हो, यानी एक जैसा हो, तो ऊपर की जो संख्या है जैसी है वैसे ही उतार देते हैं साइन के साथ। तो कॉस देखिए यहाँ पर एक जैसा है, तो कॉस को उतार लेंगे और क्या करेंगे, ऊपर की जो संख्या जैसी है वैसे उतार लेंगे। यहाँ पर 1 लिखा है प्लस साइन थीटा है तो 1 + साइन थीटा इस तरीके से उतार लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो 1 - साइन थीटा उतार लेते हैं। तो नीचे का जो हर है अगर समान है, एक जैसा है, तो हम डायरेक्टली ऊपर की संख्या उतार लेते हैं जैसी लिखी हुई साइन के साथ, यानी चिन्ह के साथ। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम से सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम से भी ये सेम यही चीज़ आएगा बेटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा -1 है और 1 - साइन थीटा है, तो इसको अगर हम 1 को पहले कर दें, 1 - साइन थीटा हो जाए, तो एक फार्मूला होता है, आपको पता है बेटा, फार्मूला है कि a² - b² = a + b a - b, यानी इसको क्या करा है, एक बार जोड़ दिया है और एक बार घटा दिया गया है। तो अगर हम साइन में देखेंगे तो साइन में क्या बन जाएगा, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, यानी एक बार जोड़ देंगे और दूसरी बार घटा देंगे, यानी 1 + साइन थीटा एक बार जोड़ दिया और दूसरी बार घटा दिया। तो इस तरीके से जब दिया हो तो हम इस तरीके वाला फार्मूला लगाते हैं, ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी a² और b²। यहाँ पर a क्या है, पहला वाला है, और b क्या है, ये वाला है, तो यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे और साइन² थीटा का हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से आएगा बेटा।
तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में बना लेंगे, वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था। तो हम इसको बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो साइन थीटा था वो माइनस का हो जाएगा, और जो 1 है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का है तो पहले लिख सकते हैं इसको, तो 1 माइनस साइन थीटा इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देखिए ये इस रूप में आके आप देख पा रहे हैं, ये जो लिखा है अंदर वाला ये पूरा ये इस रूप में है, यानी एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया है, या इसमें पहले घटाया हुआ लिखा है फिर जोड़ने वाला लिखा है। कोई बात नहीं, गुणे में क्या होता है कि आप प्लस वाली संख्या पहले लिखो, माइनस वाली संख्या लिखो, आंसर सेम ही आना है। यानी जैसे कि अगर 4 गुणे आप 4 गुणे माइनस का 2 करेंगे तब भी आपका माइनस का 8 आएगा, या माइनस का 2 गुणे आप 4 करेंगे तब भी आपका माइनस का ही 8 आएगा। तो आपको याद ये रखना है कि अगर एक बार प्लस में है, एक बार जोड़ा गया है और घटाया गया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है बेटा ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन गया इस तरीके से पूरा। तो ये जो है पूरा इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया जाएगा। फिर उसके जगह पर हम लिख देंगे बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको डायरेक्टली ऐसे उतार दिया गया है, अपॉन में कॉस थीटा बेटा चलता रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसका जो पूरा मान हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा जब हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए बाहर क्या चल रहा था, माइनस चल रहा था जो हमने कॉमन लिया था। तो यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, साथ में ये 2 बार स्क्वायर है तो इसको 2 बार इस तरीके से लिख लेंगे, और नीचे वाला जो कॉस थीटा वो बेटा सेम उतर रहा था। तो यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। लेकिन ये कॉमन वाला माइनस भी है तो माइनस का कॉस थीटा आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन जो है वो अरे यहाँ पर सी वाला बेटा सही है, ये ऑप्शन सी माइनस का कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है बेटा, देखिए यहाँ पर यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः, यानी ये क्या है, माध्य दिया गया और ये बहुलक दिया गया है, हमें माध्यिका निकालनी है। तो बेटा माध्यिका का फॉर्मूला होता है, तो इसका जो सलूशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आप इसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास माध्य दिया था 32, बहुलक 35 दिया है और माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका को हमने मान लिया x, तो जहाँ जहाँ माध्यिका होगी वहाँ पर हम x लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये है फॉर्मूला, आप देख पा रहे हैं, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो यहाँ पर बहुलक हमारे पास 35 है, 3 इंटू माध्यिका हमें निकालना है जो कि हमने x माना, तो यहाँ पर x लिख देंगे। 2 इंटू माध्य हमारे पास बेटा 32 है, तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर 64 आ जाएगा बेटा गुणा करने पर। और फिर उसके बाद हमको पता है कि जिसका मान हमें निकालना है उसे अकेला करना है, यानी हमें जो x है उसको अकेला करना है। तो अभी तो हम सबसे पहले इसको हटाएंगे यहाँ से, ये तो माइनस का 64 दूसरे साइड से आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा 99 ऐड करने पर। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा और आ रहा है x के साथ जो कि है 3, तो 3 को भी हटा देंगे। 3 हमारे पास यहाँ पर इंटू में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 33 आपका आंसर बेटा आ जाएगा। जो माध्यिका थी वो बेटा हमने x को माना था, तो x बराबर हम लिख सकते हैं माध्यिका, तो 33 जो आपका बेटा होगा माध्यिका आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बेटा आपका जो ए वाला है ये करेक्ट है बेटा। यहाँ पर देखिए ये बेटा ये वाला सवाल भी बेटा जो पीछे हम करके आए हैं, tan थीटा बराबर √3, जिसमें थीटा का मान हमें निकालना था, लेकिन इसमें cos 2 थीटा का मान निकालना है। तो अगर हम थीटा का मान निकाल दें और थीटा का मान यहाँ पर रख दे तो आंसर आ जाएगा आराम से। तो उसका देख लीजिए यहाँ पर cos थीटा लिखा है, cos थीटा में ही देखेंगे कि √3/2 किसका मान होता है। तो √3 बेटा जो मान होता है वो होता है हमारा cos 30 का, तो cos 30 यहाँ पर आ जाएगा और cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर बेटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अब थीटा का मान यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर देखिए जो 2 थीटा लिखा है इसका मतलब है 2 गुणे थीटा, यानी 2 इंटू थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है हमारे पास बेटा, थीटा हमारे पास
30। अब 30 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 हो जाएगा। यानी cos 60 का मान क्या होता है? तो cos 60 का मान बेटा होता है 1/2। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। cos थीटा बराबर √3/2 लिखा है, तो cos थीटा जो √3/2 है वो cos 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पर cos 30 लिख दिया, cos कैंसिल हो गया, थीटा का मान हमारे पास आ गया बेटा 30 डिग्री। हमें 2 थीटा की मान निकाला था, तो 2 थीटा का मतलब है 2 गुणे थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान रख दिया है, गुणा कर दिया, 60 आ गया है, और 60 का मान होता है 1/2। तो बेटा आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है उसको देख लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो एक पासा को अगर हम उछालेंगे तो उसमें जो कितने अंक होते हैं? एक पासे में 6 अंक होते हैं। तो 2 पासे में कितने हो जाएंगे बेटा? 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो जो कुल परिणाम हमारे पास है वो 36 है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो परिणाम आते हैं तो उसको जोड़ने पर, उनके अंकों को जोड़ने पर 10 होने की प्रायिकता कितनी होगी? मान लीजिए आपने पहला पासा उछाला और उछालने पर हमारे पास 5 आ गया, और दूसरे पासे को भी उछाला तो दूसरे पासे को उछालने पर भी 5 आ गया। तो 5 को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एक हमारे पास ये आ जाएगा 5,5। मान लीजिए आपने दोबारा जो पहला पासा उसको उछाला, तो पहले पासे को उछालने पर हमारे पास 6 आ गया, और फिर दूसरे पासे को उछाला हमारे पास 4 आ गया। तो 6 + 4 करेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो दूसरा भी हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6,4। पहले पासे को हमने उछाला और फिर उसके बाद इस बार इसमें क्या आ गया? 4 आ गया, और दूसरे पासे को हमने उछाला तो इस बार इसमें 6 आ गया। तो 4 + 6 करेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। इसमें प्रायिकता का एक सूत्र लगेगा और फिर उसके बाद इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर 2 पासे हैं बेटा, और एक पासों में 6 अंक होते हैं, तो 2 पासों में बेटा 36 हो जाएंगे। तो कुल परिणाम जो है बेटा कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ये कैसे आया है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये 2 पासे हैं। पहला पासा क्या है हमारे पास? तो ये जो है बेटा पहला पासा है, और ये वाला दूसरा पासा है। तो दोनों में ही 6 अंक है। अब हम जब दोनों को उछालेंगे तो मान लीजिए हमने पहला पासा उछाला तो उसमें क्या आ गया? 1 आ गया। फिर दूसरा पासा उछाला उसमें भी 1 आ गया। फिर हमने उछाला तो दूसरा में आ गया बेटा, पहले वाले में आ गया 2, फिर लेकिन दूसरे वाले में 1 आ गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप देख पा रहे हैं इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं ये पूरा, कि जब हम पासों को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। मान लीजिए हमने पासा उछाला पहला वाला, और इसमें क्या आ गया? 3 आ गया, और दूसरे वाले में भी 3 आ गया। और मान लीजिए हमने पहला वाला जो पासा उछाला था, पहला वाला जो पासा उछाला था, इसमें आ गया हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। और दूसरा वाला पासा हमने उछाला, यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। तो इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। लेकिन और बाकी आप जोड़ेंगे तो बाकी जोड़ने पर नहीं आ रहा है 10, क्योंकि यही 3 है जिसको जोड़ने पे 10 आ रहा है। वहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके पास पासों को उछालने पर प्राप्त अंक होंगे उसका योगफल जो है वो 10 होने की प्रायिकता कितनी है। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे 2 + 4 तो आपका बेटा 6 आएगा, 10 नहीं आएगा। इसको अगर आप जोड़ेंगे तब भी बेटा 9 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। तो केवल 4,6 हो गया, 6,4 हो गया, 4,5 ही ऐसे हैं अंक जिनको जोड़ने पर हमारे पास 10 आएगा। तो इसका जो आपका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, जो अनुकूल परिणाम होंगे बेटा वो 3 होंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, पहला बेटा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इस तरीके से 3 अनुकूल इसके परिणाम आ जाएंगे। तो जो प्रायिकता हमें निकालनी है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 है, और कुल परिणाम जो है बेटा वो हमारे पास 36 है। तो 3/36 लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो हमारे पास 1/12 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर बेटा आप देख लेते हैं।
तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है बेटा इस तरीके से इस यहाँ पर सही हो जाएगा 1/12। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BE के। ये जो है ये समांतर है BE के और AD का मान दिया है हमारे पास बेटा 2.2 और BD का मान दिया है बेटा और AE का मान भी दिया गया है। हमसे पूछा है ये नीचे वाले का मान, आप देख पा रहे हैं EC का मान पूछा है। तो इसको हम बेटा सॉल्व कर लेंगे एक फॉर्मूले से, AD/BD और EE/EC रख के हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो EC को के जगह पर आप x मान लीजिए, x मान कर हल कर लीजिए या फिर EC ही रख के सॉल्व कर लीजिए। तो आइए इसका जो सॉल्यूशन है बेटा उसको देख लेते हैं। तो बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर AD/BD और EE/EC, इसको मैं बेटा यहाँ पर x मान ले रहा हूँ। आप चाहे तो यही चीज़ लिख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बेटा आप इस तरीके से बना था आपका जो त्रिभुज था, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका मान पहले लिया, फिर इसका लिया, इन दोनों को बट्टे में कर दिया और इसका मान लिया और इसका मान लिया, इन दोनों को क्या कर दिया, बट्टे में लिख दिया बेटा। तो यही चीज़ बस यहाँ पर लिखी गई है फॉर्मूले में। और यहाँ पर मान रख देंगे, AD का मान बेटा 2.2 है और BD का मान 3.3 है और AE का मान हमारे पास 1.8 है और इसका मान तो बेटा निकालना ही हमें। तो यहाँ से हम अगर नीचे से दशमलव हटाएंगे ऊपर जाके 0 ऐड हो जाएगा और ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0 ऐड हो जाएगा, 0 0 बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचा 22 और नीचे बचा 33। तो ये 11 के टेबल में बेटा आता है। तो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 बेटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए 2/3 बराबर हमारे पास 1.8 और यहाँ पर EC आया। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे हम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा बेटा, आप देख पा रहे हैं ये इसके साथ गुणे में इस तरीके से यहाँ पर आ गया है और बराबर के उस साइड ये वाला आ गया है बेटा। अब यहाँ से आपको पता है कि अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो 0 तो अकेला नहीं बढ़ाएंगे, तो हम 1 लगा के 0 बढ़ाएंगे बेटा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हमें जिसका मान निकालना उसको हम अकेला कर देंगे। तो यहाँ से जो आपके पास जो x है यानी EC जो है इसको हम अकेला करेंगे, तो यहाँ से 2 हटा देंगे, 2 गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला बिल्कुल सेम वैसे ही उतरा है 3 × 18 और नीचे पे बेटा 10 है। बस यहाँ से ये क्या था, गुणे में था, तो इस साइड आके ये भाग में हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 2 9 18 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 9 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, बट्टे में 10 है। जब इसका हम भाग करेंगे बेटा, ये देखिए इसका भाग करेंगे तो हमारे पास 2.7 आ जाएगा। तो हमारा जो x का मान है, जो EC का मान है, वो हमारे पे बेटा 2.7 आ जाएगा। ऑप्शन में आपका जो C वाला है बेटा ये करेक्ट है, 2.7 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है, इसमें देखिए हमें बहुलक वर्ग पूछा गया है। तो सबसे बड़ी जो बारंबारता है किसकी वो देखेंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता बेटा आप देख पा रहे हैं 18 है, और 18 बेटा किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, 30 से 40 के बीच में। तो ये ऑप्शन जो ए वाला है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये भी बहुत इजी सवाल है। देखिए यहाँ पर tan थीटा और इंटू cot थीटा लिखा है। तो आपको पता है कि हम cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आपका आ जाएगा। इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास दिया था tan थीटा इंटू cot थीटा। तो cot थीटा को हम ले सकते हैं 1/tan थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो हमारे पास 1 आएगा। आप चाहें तो इसको 10 को भी बदल सकते हैं, क्योंकि 10 भी होता है cot का ही व्युत्क्रम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा
1/cot थीटा। अब cot कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, आपका 1 आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है 12, 15, 21 का एलसीएम बताना है। तो 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर 15 का और 21 का उसका फैक्टर निकाल लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आप 12 का निकालेंगे इस तरीके से बेटा, जैसे 12 लिखा है तो 2 छंग 12 होता है और 2 तिहाई 6 होता है और 3 एकम 3 होता है। तो हमारे पास जो इसका फैक्टर आया 2 गुणे 3 आया है। तो इसके सामने इस तरीके से हम लिख देंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से बेटा आप 15 का निकालेंगे 3 × 5 आएगा और 21 का निकालेंगे तो 3 × 7 आएगा, 3 × 7 21 और 5 × 15। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको याद रखना है कि जो तीनों में कॉमन आता है उसको हम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बचा होता है उसको भी हम साथ में लिखकर गुणा कर देते हैं। तो इन तीनों में अगर ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर 3 जो है तीनों में ही आ रहा है। तो 3 जो हो गया बेटा कॉमन हो गया, एक बार इसको हम लिख देंगे 3 और जो बचा है उसको लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 बचा है, 7 बचा है, तो 5 7 यहाँ पे उतार लिया है और साथ में ऊपर आप देख पा रहे हैं ये 2 × 2 लिखा है। इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 420 आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और 4 का जब हम 15 में करें, 4 का 7 में कर लीजिए, 4 × 7 = 28 हो गया और 28 और 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 420 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बेटा पूछता पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता कि यहाँ पर एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में बेटा याद रखना है आपको, जो कॉमन होता है तीनों में केवल उसी को लिख लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं यानी मासा की अगर बात करते तो केवल 3 तीनों में है तो बस 3 लिख देते, यही आपका आंसर हो जाता। तो आइए बेटा हम नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, यदि बिंदु 2, 3, 4, k और 6, -3 संरेखी है तो k का मान हमें बताना है। यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं बेटा। तो पहला बिंदु हमने a मान लिया, दूसरा बिंदु हमने b मान लिया और तीसरा बिंदु जो है बेटा वो c मान लिया। तो इस तरीके से ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं, यानी संरेखी का मतलब एक रेखा में है। तो जब ये तीनों ही एक रेखा में होंगे तो कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है उसको रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज के फॉर्मूले में जब हम देखें तो यहाँ पर x1, y2 और y3 का मान हमें रखना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये 3 हमारे पास बिंदु दिए गए हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला हम x1 दूसरा y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे x3 y3। इसको मानने का बहुत इजी तरीका है, सभी के ऊपर हम लिख लेंगे xy और दूसरे वाले के ऊपर भी xy लिख देंगे और तीसरे वाले के ऊपर भी हम xy लिख लेंगे। यहाँ पर 1 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 2 लिख लीजिए और यहाँ पर 3 और 3 लिख लीजिए। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान निकल जाएगा। तो इन सभी को हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर x1 क्या है हमारे पास बेटा, x1 है हमारे पास 2 और y2 जो है हमारे पास k है। तो आइए इसको जो सॉल्व देखते हैं कैसे करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बेटा ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये संरेखी है। तो 1/2 यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और x1 का मान हमारे पास 2 था बेटा, ऊपर हमने देखा, और y2 का मान हमारे पास बेटा k है और y3 का जो मान है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर y3 बेटा देखिए यहाँ पर ये y3 है -3। तो इस तरीके है, इसमें से सभी मान हम यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरीके से बेटा आप सभी मानों को रख लीजिएगा। यहाँ पर इस तरीके का कुछ आएगा रखने के बाद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2k हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। बेटा माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन आता है, यानी इसको जोड़ देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, जोड़ने पर बेटा 6 आ जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 3 18। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो बेटा माइनस का आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा करते वक्त बेटा। इसको यहाँ पर बेटा 1/2 है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हम जितने भी k वाली संख्या है उसको पास में लिख लेंगे। यहाँ पर 2k है और लास्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 2k है, तो इन दो मतलब 6k है माइनस का, तो यहाँ पर इसको ले आएंगे इसके पास में, तो हम इसको 2k लिखेंगे और माइनस का 6k इसके पास में रख देंगे, मतलब लिख लेंगे। अब इसके बाद बेटा देखिए यहाँ पर 6 और 18 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 चौक 24 होता है, तो माइनस का आ जाएगा आपके पास 24। याद रखिएगा कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का साइन आता है। यहाँ पर साइन का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आंसर अच्छे से आप निकाल पाएंगे बेटा। तो यहाँ पर माइनस और प्लस देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस माइनस। और यहाँ पर बेटा प्लस और माइनस जो है ये भी घटेगा, तो घटने पे हम 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पर बड़ा 6 है और 6 केस में है बेटा माइनस में, तो माइनस का 4k हो जाएगा। यहाँ पर बगल में बेटा यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 बेटा यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहाँ से 2 2 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आएगा वो माइनस का, देखिए माइनस का क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। हमें जिसका मान निकालना है उसको हम अकेला करते हैं बेटा। हमें k का मान निकालना है तो हम 2 को यहाँ से हटा देंगे। 2 बेटा गुणे में है, यहाँ पर देखिए बीच में इसके 2k ऐसे लिखा है, इसका मतलब बीच में इसका गुणा है, यानी 2 × k लिखा है। तो माइनस का 2k जो है वो गुणे में है, इस साइड आएगा बेटा वो भाग में हो जाएगा, तो हम भाग कर देंगे बेटा, आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बेटा यहाँ पर सही है, 0। अब आगे का जो सवाल है बेटा वो वर्णनात्मक प्रश्न है सेक्शन बी से। तो ये जो सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आता रहता है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हम आने वाले वीडियोस में बेटा देखेंगे। तो एक डिटेल्ड वीडियो आएगी इन सब पे, जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न हैं इसमें इन सभी प्रश्नों का सलूशन उस वीडियो में बेटा हम देखेंगे। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप देख लीजिए एक बार इन सभी प्रश्नों को।